हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो को लेके, जो कि सीडीपी की क्लास होगी। अगर हम बात करें तो इसमें PYQ एनालिसिस चलेगा, ओके, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बोलते हैं, उसी के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोगों का सेशन 9 हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो कृष्णा स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, ओके। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन किसी ने क्या खूब लिखा है। वैसे भी इस समय जो मौसम चल रहा है ना, अगर आप चद्दर ओढ़ के सोइए तो गर्मी होने लगेगी, अगर आप पंखा चला दीजिए तो फिर आपको ठंडी लगने लगेगी। तो ये जो मौसम इस समय है ना, इस मौसम को लेके किसी ने क्या खूब लिखा है कि हमें तो लगा था कि कैद है पिंजड़े में, हमें तो लगा था कि कैद है पिंजड़े में, तुमने छुपके से दिल को बाहर निकाल लिया, तुमने छुपके से दिल को बाहर निकाल लिया, तुझे ले लिया चादर में कि ठंड ना लगे, तुझे ले लिया चादर में कि ठंड ना लगे, फिर एक पैर छुपके से बाहर निकाल लिया, फिर एक पैर छुपके से बाहर निकाल लिया, ओके। सिचुएशन बिल्कुल यही चल रहा है हम लोगों के साथ, जो कि मौसम इस समय बना हुआ है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है क्या है, हमें बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने समाजीकरण मापदंड बनना, बी कह रहा है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, सी कह रहा है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, डी कह रहा है कि सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, यही हमें क्या सिखाता है, तो समाजीकरण की यही परिभाषा होती है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया, ओके, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार आदि को सीखता है और अपने आप को उनके अनुरूप बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है, कोशिशें करता है, ओके। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें बताने हैं, ओके। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, कौन क्वेश्चन जो है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है, ओके। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बोला गया है कि समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बी कह रहा है कि परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। सी कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। डी कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि समाजीकरण जो होता है, अब विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है कि समाजीकरण का प्रथम कारक होता है, ओके। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे से देखिएगा कि क्या बोला गया है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, अर्थात बालक के जब जन्म होता है तब सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, वहीं से समाजीकरण प्रक्रिया सीखना शुरू कर देता है। बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और वह विद्यालय जाने लगता है। चूंकि विद्यालय समाजीकरण का लघु रूप होता है, इसीलिए बालक
बालक यहाँ भी समाजीकरण प्रक्रियाओं को क्या करता है, तो सीखता है। ओके, आइए आगे बोला गया है, इस प्रकार बालक सबसे पहले परिवार से फिर विद्यालय में समाजीकरण प्रक्रिया सीखता है। इसीलिए परिवार को समाजीकरण का प्राथमिक कारक जबकि विद्यालय को समाजीकरण का द्वितीय कारक कहा गया है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, बड़े ही प्यार से देखिएगा, क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा उम्दा है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक कारक द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है, हमें बताना है द्वितीयक। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय एवं मीडिया, बी कह रहा है कि मीडिया एवं पास पड़ोस, सी कह रहा है कि परिवार एवं पास पड़ोस और डी कह रहा है कि परिवार एवं मीडिया। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्वितीयक पूछा है तो विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा द्वितीय कारक। ओके, आइए आगे चलते हैं और आगे एक एक करके देखते हैं। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण का द्वितीय एजेंसी के उदाहरण है, जबकि परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर्य समूह आदि समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी हैं। ये मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। यूनिट नंबर हम लोगों का 5 की पाईगेट, कोहलर वर्ग और वाइगोस्की निर्माण और विमोचित संदर्भ, इसके बारे में आज हम लोगों को आगे पढ़ना है। ओके, तो क्या है हम लोगों का, पहले नंबर पर देखेंगे पाईगेट, कोहलर वर्ग और वाइगोस्की। ओके, तो ये तीन जो है मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हीं के जो द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप सीटेट में देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं। तो वो क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ओके, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा हम लोगों का आज पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको दो पार्ट में देखने के लिए इसको देखना पड़ेगा। ओके, आइए एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे पार्ट में इसके ऑप्शन को देखेंगे। ओके, क्या बोला है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में इस तरह के तर्क देते हैं, बच्चे इस तरह के तर्क किस अवस्था में देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक जो है कि इनके तर्क को और बताने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी कह रहा है संवेदी चालक अवस्था और डी कह रहा है कि पूर्व संचालन अवस्था। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पूर्व संचालन अवस्था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में करके हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। इस चरण के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं और प्रतीकों के हेर फेर करने सीखते हैं। हालांकि पियाजे ने कहा है कि वे अभी तक ठोस तर्क को नहीं समझ पाए हैं। ओके, तो इस तरीके से जिन पियाजे का जो है कि ये सिद्धांत है और इसमें क्या कुछ बोला गया है आपके सामने है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा, तभी आप एग्जाम क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135 कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, तो हमें बताना है क्यों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बी कह रहा है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और सी कह रहा है कि व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है और डी कह रहा है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा
कि शिक्षार्थी जो होते हैं सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं। आगे बोला गया है कि देखिएगा ध्यान से, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे वह दुनिया का अनुभव करते हैं और उन अनुभवों पर विचार करते हैं, वे अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व बनते हैं और अपने पहले से मौजूद ज्ञान स्कीमा में नई जानकारी को क्या करते हैं, तो शामिल करते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आइए शुरू करते हैं हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, हमें वो बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंद्रियों का समन्वय, बी कह रहा है विकेंद्रण, सी कह रहा है कि परिकल्पित तार्किकता और डी कह रहा है वस्तु अस्थायित्व। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक को पूर्व संक्रियात्मक की सोच से अलग करता है, तो वो हमारा हो जाएगा विकेंद्रण। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, विकेंद्रण क्या करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करता है। ओके, आइए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं और बड़े ही ध्यान से इसको देखिए, समझने की भी कोशिश करिएगा। ओके, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रण क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच को पूर्व मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच चिंतन से अलग करती है। विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे किसी स्थिति या समस्या के सिर्फ एक पहलू पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। वही मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे विकेंद्रण के रूप में जाने जाते हैं। वे एक ही समस्या में किसी स्थिति की कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। ओके, जैसे संरक्षण की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से भी आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आइए क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसमें 5 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उसके बाद बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम बात करते हैं तो आलंबन के उदाहरण के रूप में, तो बोलकर सोचना अगर हम देखें तो यह बिल्कुल सही है, बोलकर ही सोचा जाता है। ओके, सी कह रहा है कि संकेत और इशारे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न, ये भी सही है। आधार हल किया हुआ उदाहरण, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रटकर दोहराव करना यह बिल्कुल जो है कि गलत है। अगर हम देखेंगे तो ए बी सी डी हमारे क्या होते हैं, करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें ए बी सी डी ये तीनों के चारों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या बोला गया है। स्कैप फोल्डिंग अर्थात आलंबन माचन एक अनुदेशात्मक अभ्यास है जहां एक शिक्षक धीरे धीरे मार्गदर्शन और समर्थन को त्याग देता है, क्योंकि छात्र स्वयं सीखने और अधिक सक्षम होने के लिए अग्रसर हो रहे होते हैं। यह समर्थन सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं और सीखने की रणनीतियों के लिए हो सकता है। आलंबन मचान के उदाहरण हैं, आइए इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। बोलकर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण। तो ये सारे किसके उदाहरण है, तो आलंबन या मचान के। ओके, इसका फोल्डिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138 की, इसमें क्या बोला गया है। ओके, आइए कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, उनका चरण बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पहले चरण के पहले स्तर के पहले चरण में, बी कह रहा है कि पहले स्तर के दूसरे चरण में, सी कह रहा है कि दूसरे स्तर के
तीसरे चरण में, ओके। और डी कह रहा है कि तीसरे स्तर के 5वें चरण में। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे ऐसा करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ही करते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तर में विभाजित किया गया है। नैतिक विकास के इन प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनियम चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को देखते हैं और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार पर कार्य का निर्माण करते हैं, ओके। तो इस तरीके से भी आप एक एक पहलू को समझते रहिएगा और देखते रहिएगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 139 बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ पे अभिकथन है और यहाँ पे हम लोगों का कारण है, ओके। अब आइए हम लोग इसको देख के और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। अभिकथन को देखिएगा कि लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नव्य और बदले जा सकते हैं, ओके। तो ये हम लोगों का क्या है, कथन है। आइए रीजन देखिएगा क्या है कि लॉरेंस कोहलर वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। आगे बोला गया है कि सही विकल्पों का चयन करें। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प इसमें हम लोगों का सही है। अगर हम बात करें तो ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों ही क्या है, गलत हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ओके। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नव्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसी प्रकार लॉरेंस कोहलर का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। आइए आगे क्या बोला गया है ये भी देखिएगा। कोहलर वर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 चरणों में होता है और प्रत्येक चरण में 2 अन्य चरण होते हैं। इसका सिद्धांत यह भी बताता है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उसे बनाए रखने पर केंद्रित करते हैं। इस लिहाजा से हमारा ए आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 140 को देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि यहाँ पे डैश खाली स्थान बच्चों में स्वनियम के लिए महत्वपूर्ण है क्या। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असंतुलन, बी कह रहा है निजवाक, सी कह रहा है अनुकूलन और डी कह रहा है कि संगठन। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा निजवाक, ओके। निज वाक्य हो जाएगा राइट ऑप्शन। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि निज वाक्य बच्चों में स्वनियम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ओके। आइए इसके बारे में भी हम कुछ देखते हैं, उसके बाद अगले पेज पे प्रोसीड करेंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि निज वाक्य बच्चों में स्वतः नियम के लिए महत्वपूर्ण है। निज वाक्य को मौखिक सोच, आंतरिक भाषण, गुप्त आत्मचर्चा, आंतरिक एकालाप और आंतरिक संवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो आप देख लीजिएगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मौखिक के रूप में, ओके, मौखिक सोच, आंतरिक भाषण, गुप्त आत्मचर्या, आंतरिक एकालाप और आंतरिक संवाद के रूप में भी जाना जाता है। ये आप इसको बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, ओके। आंतरिक भाषण या निज वाक्य को बचपन और
वयस्कता दोनों में अनुभूति और व्यवहार के स्वनियम के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके स्वयं के निहितार्थ होते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको देखते हुए और रहिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम गलत करके चले आते हैं, जो कि हमें नहीं करने हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा बड़े ही ध्यान से इसको। इसमें बोला गया है कि कैरल गिरगल ने कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ओके, तो वो हमें बताना है किस दृष्टिकोण से उन्होंने आलोचना की। ओके, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में प्रयोग करने के लिए। बी कह रहा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। सी कह रहा है कि नारीवादी दृष्टिकोण से। और डी कह रहा है कि अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नारीवाद दृष्टिकोण को लेकर इन्होंने क्या किया था? कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत दिए थे उसकी आलोचना इन्होंने किया था। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कैरल गिलिगन के कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। उनका मानना था कि कोहलर का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। नैतिक विकास पर गिलिगन का शोध इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संबंधों में महिलाओं की नैतिकता कैसे प्रभावित होती है। ओके, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको दो भागों में करके देखेंगे। ओके, क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोला गया है कि जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक, यहाँ पे खाली स्थान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आइए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन के तरफ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पारगमन। बी कह रहा है कि कारण परिणाम का विश्लेषण कारक कार्य संबंध। सी कह रहा है कि केंद्रीयन। और बी कह रहा है कि विकेंद्रीयन। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, केंद्रीयन। ओके, सॉरी माफ करिएगा, केंद्रीयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने में मिल रहा होगा। आइए जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता है? तो संदर्भित करता है। ओके, उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि लॉरेंस कोहलर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाएं रखना, खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर। बी कह रहा है कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर। सी कह रहा है पूर्व पारंपरिक स्तर। और डी कह रहा है कि पारंपरिक स्तर। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि लॉरेंस कोहलर ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे 3 स्तर और 6 चरणों में वर्गीकृत किया है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास कोहलर के पारंपरिक चरण सामाजिक अपेक्षा और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। इस लिहाजा से इसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट ना करिएगा, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके आपसे क्वेश्चन गलत करवा जाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 144 बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है तो एक अभिकथन है और दूसरा जो है कि कारण है। ओके, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिएगा अभिकथन में क्या बोला गया है और यहाँ कारण में क्या बोला गया है। अभिकथन में बोला गया है कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और
कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। और वहीं अगर कारण की बात कराएं तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या करता है। और डी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मैच कर रहे हैं, इस लिहाजे से हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल के विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्ग प्रदर्शन करती है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकसित विकास का एक प्रमुख घटक है। अतः ये ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पे खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी कह रहा है कि मूर्त पुरस्कार, सी कह रहा है कि सहकर्मी सहयोगी और डी कह रहा है कि सामाजिक अलगाव। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी, सहकर्मी सहयोग। ओके, सहकर्मी सहयोग ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सहसहयोग के कल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों के साथ काम करने से कक्षा में सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद मिलती है, जैसे दूसरों के साथ काम करना, सहयोग करना, सुनना और नेतृत्व करना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं आप भी इसमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।